Rajamouli is a national treasure. I think बाहुबली एंड आर जैसे मूवी देने वाले बचपन से ही डायरेक्टर बनने का सोच रखते हो। हीरा और ईगा से नेशनल अवार्ड मिल चुका। राजामौली के साथ मूवी करने के बाद अगली मूवी किसी और डायरेक्टर के साथ फ्लॉप हो जाती है। एस राजामौली एक ऐसा ब्रांड जिसका ठप्पा लग जाने के बाद लोग फिर यह नहीं पूछते कि फिल्म का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, किस बैनर के अंदर बनी है यह फिल्म। जस्ट होती है तो फिल्म जगत की एक सबसे बड़ी फेस्टिवल। एक ऐसा डायरेक्टर जो कोरोना पेंडेमिक के बाद भूल चुके थिएटर में ऑडियंस को सिर्फ वापस ही थिएटर नहीं लाए, बल्कि अपनी मूवी से 1236 करोड़ का मैसिव कलेक्शन भी करता है और अपने रीजनल सिनेमा को वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन भी दिलाता है। लेकिन क्वेश्चन यह उठता है कि राजामौली ऐसा क्या करते हैं कि उनकी फिल्म टेक्निक को समझने के बाद भी बाकी डायरेक्टर अपनी मूवी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वो हमें सिंपल सी स्टोरी को बेहतरीन ढंग से परोसते हैं, चाहे फिर वो बाहुबली, आरआर जैसी मैग्निफिसेंट फिल्म हो या फिर ईगा, सीमा या डोंगा जैसी फिल्में। राजामौली की हर मूवी ऑडियंस को एक बेहतरीन, बिल्कुल ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। सो आज इस वीडियो में हम राजामौली की मूवी मेकिंग स्टाइल पर तो डिटेल्स में बात करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन्हें न सिर्फ तेलुगु सिनेमा, पूरे इंडियन सिनेमा को रिडिफाइन किया और SSMB 29 में वे ऐसा क्या करने वाले हैं जो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी डायरेक्टर ने नहीं किया है। और साथ ही हम उस श्राप के बारे में भी जानेंगे जिसे लोग कर्स ऑफ राजामौली भी कहते हैं और कई लोग राजामौली को एक श्रापित डायरेक्टर भी कहते हैं। चलिए हम इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज दूसरे फिल्म मेकर्स को भी सपने देखने की आज़ादी दिलाने वाले मोस्ट आइकॉनिक एंड ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी बाहुबली एंड आर जैसे मूवी देने वाले कोडूरी श्री शैला श्री राजामौली, जो आज इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में एक बेहतरीन डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनका ऐसा नहीं था कि बचपन से ही डायरेक्टर बनने का सोच रखते हो, बल्कि जब उनके करियर के बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने यूं ही अपने पापा वी विजेंद्र प्रसाद को कह दिया था कि उन्हें डायरेक्टर बनना है। At one point of in my life, I dropped out of college and I was doing nothing. And my father was continuously after me, asking me, like, what do you want to do in your life? What you want to be? It doesn't matter whatever you want to be, you have to work for it. You can't sit idle and waste your time. So just to escape from my father, I said I want to become a director. And I had no intention, I had no understanding of what one needs to be to become a director at that point of time. उसके बाद वे क्रांति कुमार के यहाँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं। इसके बाद फिर से राजामौली अपने पिताजी वी विजेंद्र प्रसाद के साथ 6 साल काम करते हैं। उनके पिताजी पटकथा भी लिखा करते थे, वहीं से वे फिल्म राइटिंग भी सीखते हैं। लेकिन उनकी लिखी फिल्मों को कोई भी डायरेक्टर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा होता है और उनकी सारी फिल्में रिजेक्ट कर दी जाती है। इसी रीजन की वजह से राजामौली खुद ही डायरेक्टर बनने की ठान लेते हैं। फिर वे के राघवेंद्र के साथ काफी टाइम तक कुछ कॉमर्शियल एड भी डायरेक्ट करते हैं। 2001 में आई स्टूडेंट नंबर 1, जिसमें जूनियर NTR, 2003 में आई सीमा कृष्ण को डायरेक्ट करने के बाद 2004 में साय मूवी जैसे एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म को भी डायरेक्ट करते हैं, जिसमें रग्बी जैसे स्पोर्ट को तब दिखाया जाता है जब इसके बारे में इंडिया में ठीक से किसी को पता भी नहीं होता। छत्रपति, यमदोंगा, माँ गधीरा जैसे फिल्म से वे रीजनल सिनेमा में खुद को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। पहली बार वे ईगा जैसे फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज करते हैं। फिल्म के लीड में होता है एक मक्खी, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। राजामौली ईगा से प्रूव करके दिखाते हैं कि विजन और डायरेक्शन हो तो फिल्म जरूर वर्क करेगी। अभी तक राजामौली न सिर्फ ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे थे, he also increased standard of his filmmaking with his every single film.
अब तक मगधीरा और ईगा से नेशनल अवार्ड मिल चुका था। इसके बाद 2015 में पहली बार राजामौली बाहुबली जैसे फेनोमेनल फिल्म देकर पैन इंडिया मूवीज का ट्रेंड भी सेट कर देते हैं। इसके बाद हर एक बार जब भी मूवी वे लाते हैं, ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलता है, फिर चाहे वो बाहुबली 2 हो या फिर RRR, पुष्पा, KGF, कांतारा, हनुमान जैसे हर विजनरी डायरेक्टर अपनी मूवी को पैन इंडिया पे ला पा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं राजामौली को भी जाता है। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ये ऐसा खुद मानते हैं। दरअसल सुकुमार पुष्पा को पहले नेशनल लेवल पे लाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह कोई पैन इंडिया फिल्म नहीं लग रही थी। तब राजामौली ने ही उन्हें कन्विंस किया पैन इंडिया लेवल पे लाने के लिए। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि KGF के प्रोड्यूसर भी राजामौली से एडवाइस लेने जाते हैं कि क्या उन्हें अपनी फिल्म को तेलुगु में रिलीज करनी चाहिए। राजामौली उनकी विजन और फिल्म के पोटेंशियल को देखकर न केवल तेलुगु में बल्कि पैन इंडिया में भी फिल्म को रिलीज करने का सलाह देते हैं। इवन पुष्पा 2 के प्री रिलीज इवेंट पर भी राजामौली खुद कहते हैं कि पुष्पा 2 को आज किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। फैंस ने वर्ल्ड वाइड इसके टिकट खरीद डाले हैं। పుష్ప 2కి బన్నీతో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఎటువంటి ప్రమోషన్ అవసరం లేదని, నాట్ నీడెడ్, బికాజ్ మొత్తం ఇండియా మొత్తం ఆర్ ప్రపంచంలో ఇండియన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అందరూ కూడా ఆల్రెడీ టికెట్లు కూడా కొనేసుకుని ఉంటారని అర్థమైపోతుంది। राजामौली यह मानते हैं कि लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता। अगर आपकी स्टोरी में दम हो तो फिल्म किसी भी लैंग्वेज में फाड़ के रख देगी। राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर भी राजामौली के लिए कहते हैं कि वे यही नहीं रुकते, वे कहते हैं कि तेलुगु सिनेमा को राजामौली को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक ऐसा विजनरी इंसान है जो उनके सिनेमा को वर्ल्ड वाइड पे ले जा रहा है। और राजामौली की वजह से ही ऑडियंस कई लैंग्वेज की फिल्मों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, और यह भी मिथ टूट गया था कि अगर लैंग्वेज की पब्लिक को थिएटर तक नहीं ला सकती। इसका फायदा सबसे ज्यादा मलयालम इंडस्ट्री को हुआ है। प्रेमालू, आवेशम, मंजूमल बॉयज, मार्को, ब्रह्म युगम जैसे मूवी, बॉलीवुड में भी एनिमल, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म इसी का एग्जाम्पल है। एक टाइम पे 1000 करोड़ का कलेक्शन का कोई फिल्म सोच भी नहीं सकता, लेकिन राजामौली की पैन इंडिया फिल्म की वजह से यह भी पॉसिबल हो पाया। सिर्फ बिग बजट या 4-5 साल लगा देने से ही फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो जाती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आदि पुरुष और कंगुआ। राजामौली से जब पूछा गया कि आज हॉलीवुड के साथ काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन स्टोरी हमारी होगी, फिल्म हमारी होगी, हम वर्ल्ड वाइड लोगों को अपनी फिल्म दिखाएंगे। I want to make Indian films, whether it's Hollywood or whatever. I would like to make Indian films. Even if I get an offer from some other industry, I would want to make an Indian film, Indian story and present it to them. राजामौली की यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में कि वे अपनी मूवी में ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते, जिसमें सबसे पहले आता है इंस्पायर फ्रॉम इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्चर, एंड जिस चीज को बाकी लोग प्रिमिटिव समझा, राजामौली ने अपनी हर फिल्म में हिस्टोरिक एंड मैथोलॉजी थीम ऐड किया। उनकी फिल्मों में फोर्ट बैटल्स, राजा, उसकी प्रजा, सारी चीजें ग्रैंड लेवल पर दिखाया गया। उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे स्क्रिप्चर को भी ऐड किया। फिर चाहे बाहुबली में देवसेना या भलाल देव को एज ए सीता रावण रिजेंबल करना हो, या महाभारत के गौरव पांडव की तरह बाहुबली और भलाल देव को दिखाना, या फिर वह सीन जहां शिवगामी देवी महेंद्र बाहुबली को नदी में लेकर जाती है, यह भी कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से इंस्पायर है, जहां उन्हें वासुदेव जी ने यमुना नदी पार कराया। तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे। फिर आपने मगधीरा जरूर देखा होगा, तो बनकर उस ब्रिज पर पूरी आर्मी को मार गिराता है। समाधि में तो राजामौली ने भाई हद ही कर दी थी, जब एक बकरी की वजह देवी को सीधे एक रेपिस्ट की बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया। RRR में रामचरण को
एज ए श्री राम दिखाना और जूनियर एनटीआर को एज ए भीम। राजामौली ने रामायण और महाभारत के डिफरेंट एडिशन पढ़े हुए हैं और उनका ज्ञान भी रखते हैं और अमर चित्र कथा को भी पढ़े हैं। इसलिए राजामौली कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। वे सोचते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने कर्ण का साथ दिया होता तो क्या होता, अगर अर्जुन जैसा योद्धा गौरव के साइड होता तो क्या होता, और वे अपने रियल वर्ल्ड से ज्यादा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रखते हैं। We know there is a friendship between Duryodhana and Karna. We know there is a friendship between Krishna and Arjuna. But my mind works like, what if there is a friendship between Krishna and Karna? No, but that is how I think. That That would be so fascinating. Yeah. लोगों की तरह मेरा मन में भी सवाल आया था कि फिर राजामौली महाभारत को डायरेक्ट क्यों नहीं करते, लेकिन इसका आंसर उन्होंने बहुत पहले ही दे रखा है। Now I am talking about Mahabharata, 4 parts, which is a minimum of 6 years, which has characters like Krishna, Duryodhana, Bhima, Arjuna, Bhishma, n number of characters, 25-30 characters. Now can you imagine any star who would give 6 years of his time to make this Mahabharata? और इसी एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर के कैरेक्टरों से एक्सपायर होकर उन्हें अपना फिल्म में विथ ड्यू रिस्पेक्ट इस्तेमाल करना, यह एक बिग रीजन है कि राजामौली के फिल्मों को लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद पूरा पैन इंडिया में लोग इतना कनेक्ट हो पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडियन स्क्रिप्चर को, जो कि इतना कॉम्प्लेक्सन है, इन्हें अगर ठीक से प्रेजेंट किया जाए तो पूरा दुनिया का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन राजामौली की फिल्मों की दूसरी जो सबसे बड़ी यूएसपी है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, वह है उनकी फिल्मों का तड़का, यानी मोशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अपने फिल्मों में आर्ट्स एंड कॉमर्स का परफेक्ट बैलेंस लेकर आने वाले राजामौली अपनी फिल्मों में स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी से भी ऊपर अगर किसी चीज को रखते हैं तो वह है इमोशन। स्टूडेंट नंबर 1 से स्टार्ट करे तो आपको याद होगा, यदि आपने देखी हो तो, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक मिड कैरेक्टर होता है, लेकिन वह एग्रेसिव तब हो जाता है जब विलन्स उसे परेशान करते हैं। लेकिन सिमाद्री और छत्रपति में शुरू से ही एग्रेसिव होता है, मतलब स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर को बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लव, एंग्री, सस्पेंस, इन सारे ह्यूमन इमोशन और सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन रिवेंज को खूब ही इस्तेमाल किया जाता है। Why it is always revenge? The strongest emotion. बाहुबली की ही एग्जाम्पल ले लो। स्टोरी क्या होती है? महेंद्र बाहुबली की अपने पिता का मृत्यु की प्रतिशोध लेने की कहानी। आरआर क्या है? अंग्रेजों के जुल्म से बदला लेने की कहानी। इसके अलावा मस्कुलर इमोशन लाइक एंगर, पावर को भी राजामौली बहुत ही सही तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। मतलब आप ही बताओ कि कोई रियल टाइम में आधे टन का सीलिंग को कंधे पर कैसे उठा सकता है? कोई जाकर सीधा सांड को कैसे धूल चटा सकता है? और यह स्टैंडिंग ओवेशन वाला सीन हम कैसे भूल सकते हैं? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। इसके अलावा आरआरआर ने प्रोमोट ब्रदरहुड को पोर्ट्रे करना। इसके अलावा कटप्पा के लॉयल्टी। आरआरआर में राम अपने बाबा की मृत्यु के आवेश पर अंग्रेज सेना ही ज्वाइन कर लेते हैं। राजामौली कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग द इमोशन, द पीपल लव अ स्टोरी। The way I operate is on the basis of emotion. So whether I give a spectacle, I don't give a spectacle, it might change, but the emotional part of it will not change. I got to have emotion underneath that. इन स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से ही वे अनरियलिस्टिक लार्जर द लाइफ कैरेक्टर को भी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए राजामौली एक टेक्निक यूज करते हैं, फ्लैशबैक, जो कि नो डाउट बाकी लोग भी करते हैं। लेकिन राजामौली क्या करते हैं कि अपने हीरो की बैक स्टोरी को फिल्म के सेकेंड हाफ में रिलीज करते हैं, जैसे कि फिल्म लाइट सामग्री, विक्रम, ईगा, मगधीरा, बाहुबली एंड आरआरआर। और इंटरवल से पहले एक ऐसा हुक
क्रिएट किया जाता है कि ऑडियंस टॉयलेट करने के लिए भी थिएटर से बाहर नहीं जाता। जैसे कि मगधीरा का वो 100 सोल्जर वाला फाइट, ऊपर से हर 10-15 मिनट में ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए एक क्लैप वर्दी मूवमेंट भी डाल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट जो राजामौली की फिल्मों में 8 चांद लगा देते हैं वो है उनका VFX एंड CGI। आज VFX एंड CGI के नाम पर जहां हमें आदि क्रूस, मोहनजोदाड़ो और बॉलीवुड के कलंक जैसे मूवी देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई विजुअल आर्ट्स भी एक आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब राजामौली इस चीज कैसे अचीव करते हैं वो बताता हूँ। तो राजामौली अक्सर अपने फिल्मों में ग्रीन स्क्रीन की बजाय ब्लू स्क्रीन प्रीफर करते हैं। इससे होता यह है कि शैडोज और लाइट को तो प्रिवेंट कर लेता है और फाइनल आउटपुट में बैकग्राउंड रिमूव करना भी बहुत इजी हो जाता है। राजामौली अपने फिल्मों के लिए स्केच या विजुअल स्केच क्रिएट कर लेते हैं, जिससे फिल्म सेट को पहले से ही CGI के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। जिस तरह राजामौली की फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर कोई और होता है, वैसे ही उनके फिल्मों में सेट के VFX सुपरवाइजर होते हैं, जिन्हें VFX पर अच्छा खासा नॉलेज होता है। जैसे कि मगधीरा के लिए पीटी डच कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो या फिर बाहुबली के लिए 25,000 की स्केच क्रिएट करना। फिर एसेट डिजाइन या बंदा अपने काम के लिए इतना फैसिनेटेड है कि अपनी आने वाली फिल्म SSMB29 के लिए खुद ही AI क्लासेस कर लिया, क्योंकि SSMB29 में AI का यूज होने वाला है और ऐसा करने वाला राजामौली पहला डायरेक्टर होने वाले हैं और यही चीज राजामौली को एक ग्रेट डायरेक्टर भी बनाता है। अगला पॉइंट है जिसके लिए राजामौली को जाना जाता है, वह है स्पेक्टेकुलर स्टोरी टेलिंग। राजामौली की स्टोरी टेलिंग हमेशा यूनिक होती है। राजामौली इज ए किंग ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड ड्रामा और वह बिल्कुल ही क्लासिक स्क्रीन राइटिंग टेक्निक में बिलीव करते हैं। एज ए ऑडियंस आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर को वो पता नहीं होता। जैसे कि बाहुबली में ऑडियंस और कटप्पा को पता होता है कि कटप्पा बाहुबली को मार देगा, लेकिन बाहुबली को यह पहले पता नहीं होता। वैसे ही शिबू ही बाहुबली का बेटा है, ये ऑडियंस को पहले से ही पता होता है। छत्रपति में प्रभास की माँ को पता नहीं होता है कि वही उसका बेटा है, जिसे वह इतना नफरत करता है। ईगा में समानता को यह पता नहीं होता है कि नानी का रिकारनेट ही वही मक्खी है, लेकिन ऑडियंस को यह सारी बातें पता होती है और इस तरह राजामौली एक स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट कर पाते हैं। अगला पॉइंट है लेस कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी मोर रिच। प्रशांत नील की सलार का एग्जाम्पल ले तो लोगों को इसलिए यह फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं बाहुबली को ले लो, गांव कस्बे शहर किसी भी तबके के ऑडियंस को आज भी बाहुबली के बारे में पता है क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल थी। अगला पॉइंट जो है वो है ड्रामेटिक पे ऑफ दोज ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स। भलाल देव का दूरबीन लोग कैसे भूल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के अलावा एनिमल्स की बात करें तो बाहुबली के हाथी वाला सीन हो या भलाल देव का साड़ वाला और RR में NTR और टाइगर वाला सीन और लास्ट में पूरी जू ही निकल आया था। अब आते हैं उस श्राप पर जिसे कर्स ऑफ राजामौली भी कहा जाता है। राजामौली के साथ काम करने पर हीरो हीरोइन की लाइफ तो बन जाती है, वे पूरे इंडिया में पॉपुलर हो जाते हैं, पर इसके साथ उस हीरो पर एक श्राप भी आ जाता है। राजामौली के साथ मूवी करने के बाद अगली मूवी किसी और डायरेक्टर के साथ फ्लॉप हो जाती है, चाहे बाहुबली के बाद प्रभास का साहो और रामायणा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इससे पहले भी जब राजामौली के साथ प्रभास छत्रपति किया था, इसके बाद की प्रभास की मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। केवल प्रभास के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, जूनियर NTR और रामचरण की RRR के बाद जूनियर NTR का देवरा फ्लॉप साबित हुआ। वहीं रामचरण का आचार्य और गेम चेंजर। क्या आपको भी लगता है कि यह कर्स ऑफ राजामौली इफेक्ट है? कमेंट में बता सकते हैं। इस पर मेरा मानना क्या है? मुझे लगता है कि राजामौली के साथ काम करने के बाद पॉपुलैरिटी के साथ एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो एक्टिंग के साथ स्टोरी पर भी निर्भर करता है। वीडियो लंबी हो रही है, तो यदि कर्स ऑफ राजामौली के बारे में विस्तार से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगी है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया।